Today we will start our chapter number 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसको समझते हैं. स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग इज़ अ सीज़न, है ना, अ सीज़न ऑफ जॉय, जब फ्लावर्स उगते हैं एंड हर तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है. और यहाँ है लॉस्ट, यानी कि दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट जो खुशी है ना, वो लॉस्ट हो गई है, राइट. और यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, दैट इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. सो चाइल्डहुड कहानी है दो बच्चों की इसमें, जिनका कि बचपन जो है वो उनसे छिन गया है. ठीक है, तो यहाँ पे बस शॉर्ट में मैं पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम दो बच्चों की कहानी पढ़ेंगे, एक साहिब और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मुकेश की स्टोरी. सो साहिब जो है वो एक रैक पिकर है जो सीमापुरी में रहता है, दिल्ली में. और ही हैज़ सिंपल ड्रीम्स, ही बिलीव्स इन promises which are made to him. तो लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अनीस जंग ये इसके ऑथर हैं. अनीस जंग जो हैं वो राउरकेला में बॉर्न हुई थी और उनका जो चाइल्डहुड है वो हैदराबाद में उन्होंने स्पेंड किया था. एंड शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड यूएसए. उनके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों राइटर्स थे. एंड अनीस जंग ने जो है अपना करियर एज अ राइटर ही शुरू किया था इंडिया में. चलिए लेट्स स्टार्ट हेयर with the first part of the chapter. Sometimes I find a rupee in the garbage. तो कभी कभी जो है मुझे गार्बेज में क्या मिल जाता है, 1 रुपया. कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है. तो ये गार्बेज यहाँ पे क्यों ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं साहिब की, साहिब इज़ अ रैक पिकर. रैक पिकर होते हैं जो बच्चे कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा बीनते हैं, उनको रैक पिकर्स कहा जाता है. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो ये जो एक्सर्ट है ये ऑथर की जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है. और यहाँ पर जो है जो फर्स्ट पार्ट है, इट डिस्क्राइब्स अ प्लाइट ऑफ द पुअर रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी. सीमापुरी के जो रैक पिकर्स हैं उनकी कहानियाँ इसमें बताई जा रही हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले अनीस जंग पूछ रही हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस. आई आस्क्ड साहिब. साहिब इज़ अ बॉय हु इज़ अ रैक पिकर. तो whom I encounter every morning, तो यहाँ पे अनीस जंग कह रही है कि हर दिन सुबह मैं उसको देखती हूँ scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. वो डेली क्या करता है, scrounging का मतलब होता है searching for. तो अनीस जंग कह रही है कि मैं डेली साहिब को देखती हूँ कि वो कुछ ना कुछ गार्बेज डंप्स में से जो है वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. हिज होम इज़ नाउ इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. अब साहिब जो है उसने अपना घर काफ़ी पहले छोड़ दिया था. सेट अमिड्स्ट, अमिड्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ. तो उसका जो घर है सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, तो उसका जो घर था वो ढाका में है, ढाका में था. एंड ढाका वॉज इन द मिडल ऑफ लश ग्रीन फील्ड्स. एंड ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो. एंड हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. इस लाइन का मतलब क्या है कि ही डज नॉट रिमेंबर हिज होम, उसे तो अब अपना घर याद भी नहीं है. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो अक्सर उसकी मम्मी जो है उसको बताती हैं कि कई आंधी तूफान आए जिनसे कि उनके घर जो है, उनके जो खेत हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए. That is why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसलिए जो है वो वहाँ से वो लोग छोड़कर आ गए हैं एंड वो इतने बड़े शहरों में आए हैं और यहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया है, रहते हैं वो यहाँ पर. और वो क्या ढूंढते हैं, वो उस गार्बेज डंप में से क्या ढूंढते हैं, गोल्ड.
अब यहाँ पे देखो, गोल्ड, गार्बेज डंप तो होता है कूड़ेदान, है ना। अब कूड़ेदान में गोल्ड तो मिलेगा नहीं, तो व्हाट इज गोल्ड? गोल्ड का यहाँ पे जो यूज़ है वो आयरनिकली किया गया है, बिकॉज ऑल दो गार्बेज डंप जो होता है ना उसमें यूजलेस थ्रोन अवे चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वो साहिब जो है वो उसको शफल करता है, इतनी माइन्यूटली उसमें हर चीज़ को ढूंढता है, एज इफ ही विल गेट समथिंग एज प्रीशियस एज गोल्ड फ्रॉम इट, कि जैसे उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ मिल जाएगी उसमें से, जितने की प्रीशियस गोल्ड होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड है गोल्ड, इसको यूज़ किया गया है। I have nothing else to do, he mutters looking away. Mutters मतलब speak in a very low voice. Mutters speak in a very low voice. तो वो बहुत धीरे धीरे, जब यहाँ ऑथर अनीस जंग ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस, तो वो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए। गो टू स्कूल, आई से ग्लाइबली। तो यहाँ पे ऑथर अनीस जंग ने कहा ग्लाइबली का मतलब होता है स्पीकिंग इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुल थाट, मतलब बिना अपने मतलब सोचे हुए आपने किसी को जो है मतलब एक ऐसे ही मतलब कॉन्फिडेंटली किसी को आपने जो है अपनी बात को बोल दिया, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइबली। तो वो कहती हैं, ऑथर कह रही हैं कि मैंने उसको सीधा कहा कि भाई स्कूल जाओ, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस बस साउंड। अब अचानक फिर सभी जो है मतलब इमीजिएटली ऑथर को रियलाइज हो गया कि उनकी एडवाइस जो है वो कितनी ज़्यादा क्या है, हॉलो है। हॉलो का मतलब मीनिंगलेस, ठीक है। सो ऑथर ने कहा स्कूल जाओ, बहुत ही मतलब उन्होंने जो है थॉटलेसली इस बात को बोल दिया, और एकदम से इमीजिएटली उनको ये भी रियलाइज़ हो गया कि मेरी एडवाइस कितनी ज़्यादा मीनिंगलेस है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो तभी साहिब ने आंसर किया कि भाई मेरे नेबरहुड में ना कोई भी स्कूल नहीं है, और जब वो लोग स्कूल बनाएंगे ना तो मैं डेफिनेटली स्कूल चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो यहाँ पर अनीस जंग कह रही है कि अगर मैं कोई स्कूल शुरू करूँगी या मैं कोई स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम आओगे? मैंने मतलब हाँ जोकिंगली इस बात को मैंने पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो साहिब ने कहा हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते हुए उसने कहा कि बिल्कुल मैं तो डेफिनेटली आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? अब यहाँ पे अनीस जंग कह रही है कि कुछ दिनों बाद जो है साहिब मेरी तरफ भागता हुआ आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। अब यहाँ अनीस जंग कह रही है कि मैं उसको क्या आंसर करती, मुझे तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अशेम्ड मैं फील कर रही थी कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस किया जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो फिर अनीस जंग ने फिर भी उसको आंसर किया कि भाई स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, वन इज अबाउंड एंड द अदर इज ब्लीक। अबाउंड का मतलब होता है एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, यानी कि बहुत सारे, है ना, और ब्लीक का मतलब होता है एम्प्टी। तो अनीस जंग कह रही हैं कि लेकिन इन बच्चों के लिए जो हैं प्रोमिसेस, इनको मतलब बहुत ज़्यादा इनके साथ इनको प्रोमिसेस दिए जाते हैं, किए जाते हैं इनके साथ, इनके इस खाली संसार में। इनका जो वर्ल्ड है वो क्या है, एम्प्टी है। इनसे मतलब काफ़ी सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं बट स्टिल देयर वर्ल्ड इज एम्प्टी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। अब यहाँ अनीस जंग कह रही हैं कि काफ़ी महीनों तक भाई मैंने उसको जान पहचान कर लिया उसका, उसके बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम क्या है, साहिब आलम। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it। अब यहाँ पे ऑथर कह रही हैं कि उसको अपने नाम का ना मीनिंग नहीं पता, और अगर उसको पता चल जाए ना कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, दैट इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो वो तो मतलब ही विल नॉट बिलीव इट। भाई वो तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करेगा कि उसके नाम का मतलब क्या है, क्योंकि दैट इज बिल्कुल ऑपोजिट। उसका जो नेम है इट वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिज लाइफ विच ही इज लिविंग।
Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends. अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको नहीं पता कि भाई उसके नाम का क्या मतलब है। वो स्ट्रीट्स में जो है अपने दोस्तों के साथ घूमता है। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. आर्मी वर्ड जो है यहाँ पे दैट इज़ अ ग्रुपिंग वर्ड। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं नंगे पैर आते हैं और वो ऐसे आते हैं जैसे कि मॉर्निंग में बर्ड्स आती हैं और आफ्टरनून तक वो डिसअपेयर हो जाती हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम। तो अनीस जंग कह रही हैं कि ओवर द मंथ्स मैं मतलब हर बच्चे को जो है वहाँ पर पहचानने लगी। वाई आर एंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो यहाँ पे अनीस जंग कह रही है कि उन्होंने एक बच्चे से क्वेश्चन किया कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उस बच्चे ने क्या आंसर किया कि मेरी मम्मी कभी भी शेल्फ से नीचे, शेल्फ में पड़ी होती हैं चप्पलें, उनको कभी नीचे उतारती नहीं है। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तभी एक दूसरा जो है वहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ था, उसके दोनों पैरों में अलग अलग तरीके के शूज़ पहने हुए थे। उसने उसने कहा कि अगर इसकी मम्मी शेल्फ से नीचे उतार कर दे भी देती ना चप्पल्स को, तो ये उनको फेंक देता। ही विल नॉट वियर। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अब यहाँ पर अनीस जंग कह रही हैं कि जैसी मैंने कमेंट किया ना, जैसी मतलब ये कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। उसने, उस बच्चे ने क्या किया, अपने पैरों को मतलब पैरों को छुपा लिया। मतलब उस बच्चे ने जैसे ये बात बोली ना कि भाई अगर इसकी मम्मी जो हैं वो अगर चप्पल्स इसको दे भी दें तो भी ये नहीं पहनेगा, तो अनीस जंग कह रही हैं कि वो बच्चा ये कहने के बाद जो है अपने पैरों को छुपा लेता है कि भाई कोई उसके पैर ना देख ले कि भाई उसने दोनों पैरों में अलग अलग शूज़ पहने हैं। आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तभी एक तीसरे बच्चे ने कहा कि भाई मुझे शूज़ चाहिए, एंड उसने तो अपनी पूरी लाइफ में जो है कभी मतलब शूज़ उसने देखे ही नहीं, कभी पहने ही नहीं। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. अब यहाँ पे अनीस जंग कह रही हैं कि मैंने काफ़ी मतलब कंट्री में मतलब मैंने ट्रैवल किया है, तो मैंने बच्चों को देखा है वो नंगे पैर ही वॉक करते हैं सिटीज़ में, विलेज रोड्स में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे barefoot इज़ वन एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे अनीस जंग हमें एक बात बता रही हैं, वो कह रही हैं कि ये बच्चे जो हैं स्लीपर्स नहीं पहनते हैं तो इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो है मतलब पैसे नहीं है, इनको जो है पैसों की कमी है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। इनका एक रिवाज है कि इनको नंगे पैर ही रहना है। तो ये मतलब एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन, इनका रिवाज है कि भाई ये लोग नंगे पैर रहते हैं। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. perpetual state of poverty का मतलब है never ending state of poverty। मतलब जो इनकी कंडीशन है वो मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, गरीबी जो इनकी कंडीशन है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। दैट इज़ perpetual state of poverty। तो अनीस जंग कह रही है आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब यहाँ पर है बहाना बनाना। तो अनीस जंग कह रही हैं कि मुझे मतलब आई वंडर कि ये सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं, ये सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं और बहाना बना के ये उस मतलब इस बात को छुपा रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो इस बात को छुपा रहे हैं और उस बात को छुपाने के चक्कर में वो इसको क्या बता रहे हैं कि ये उनका एक ट्रेडिशन है कि वो लोग बेयर फुट रहते हैं। आई रिमेंबर a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. अब यहाँ पे अनीस जंग बता रही हैं कि मुझे एक कहानी याद है एक मैन की जो कि उडीपी को बिलोंग करते थे। उडीपी एक जगह है जो कि कर्नाटका में है। तो अनीस जंग को एक कहानी याद आ रही है जो उडीपी के एक आदमी ने उनको बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल। जब वो जो मैन थे, जब वो छोटे थे तो वो जो हैं स्कूल जाते थे एंड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल, जो कि एक ओल्ड टेम्पल के बिल्कुल पास्ट में था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर कि उस बच्चे के फादर क्या थे, पुजारी थे।
ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। अब वो बता रही हैं कि वो जो मैन है, वो जो बच्चा है, वो मंदिर के बाहर रुकता था और भगवान से प्रेयर करता था कि भगवान मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज़। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब यहाँ पे अनीस जंग कह रही है कि 30 साल बाद मैं वापस दोबारा से उस टाउन में गई, उस टेम्पल को मैं देखा मैंने। अब विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। डेजोलेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी। तो यहाँ अनीस जंग कह रही हैं 30 साल बाद जो है मैं दोबारा से उस टाउन में, उस टेम्पल में गई, और वो टेम्पल जो था वो कैसा था, अब डेजोलेटेड था, बिल्कुल खाली था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था भाई, बैक यार्ड में जो है, जहाँ पर कि वो नया पुजारी रहता था, अब नया पुजारी आ गया था जो वहाँ रहने लग गया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, उनके यहाँ जो थी, क्या थी वहाँ पे, क्या रखी हुई थी, रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तभी एक यंग बॉय जो है, एक छोटा बच्चा जो है, वो स्कूल से आता है और उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहना है, उसने सॉक शूज़ पहने हुए हैं, और वो बिल्कुल पैंटिंग, पैंटिंग मतलब शॉर्ट ब्रेथ उसकी जो है, मतलब वो भागता हुआ आ रहा है तो उसकी जो है सांस जो है, बिल्कुल सांस उखड़ रखी है। तो एक बच्चा जो है वो पैंटिंग करता हुआ आ रहा है, ही थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने जो वो चारपाई होता है उस पर अपना जो स्कूल बैग है उसको फेंका। Now, looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. अब यहाँ अनीस जंग कह रही हैं, इस बच्चे को देखकर मुझे उस बच्चे की याद आई, एक और दूसरे लड़के की मुझे याद आई जो भगवान से प्रेयर करता रहता था। बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, तो यहाँ अनीस जंग कह रही हैं कि मुझे एक और बच्चे की वो प्रेयर याद है जो भगवान से प्रे करता था, जब उसको जो है, मतलब वो प्रे करता रहता था जब तक कि उसको पेयर ऑफ शूज़ नहीं मिल गए। लेट मी नेवर लूज दैम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। अब यहाँ अनीस जंग कह रही हैं कि लेट मी नेवर लूज दैम, तो वो बच्चा कहता था कि कभी जो है मेरे, जब उसको वो शूज़ मिल गए थे तो उसने क्या कहा, भगवान से क्या प्रे किया कि मेरे शूज़ जो हैं कभी भी मुझसे अलग ना हो, मुझसे खोए ना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस जो है उन्होंने जो है उस बच्चे को वो प्रेयर ग्रांट कर दी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब जितने भी यंग बॉयज़ हैं, जैसे कि प्रीस्ट का सन है, वो भी अब क्या पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन अनीस जंग कह रहे हैं कि अभी भी जो है मेरे नेबरहुड में जितने भी रैक पिकर्स हैं वो अभी भी क्या हैं, शूलेस हैं, वो अभी भी बेयर फुटेड हैं। तो यहाँ पर अनीस जंग इस पैराग्राफ में जो है वो, शी इज टेलिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द प्रीस्ट दैट इट हैड इम्प्रूव्ड ओवर द लास्ट 30 years। भाई पिछले 30 सालों से जो यहाँ पर जो अब कंडीशन है वो अब थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है। माई अक्वाइंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स, अक्वाइंटेंस होता है कॉन्टैक्ट या जान पहचान। तो यहाँ पे अनीस जंग कह रही हैं कि जो मेरी जान पहचान है विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। तो जो इसकी जान पहचान थी साहिब से, तो साहिब से जो है ये और ज़्यादा और काफ़ी सारे रैक पिकर्स से मिली, और कहाँ गए ये, सीमापुरी। सीमापुरी जो है वो दिल्ली में है। इट इज़ अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर एरिया, आउटर एरिया। तो ये जो जगह है सीमापुरी, ये दिल्ली के आउटर एरिया में है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली का अर्थ होता है, इट्स मीनिंग इज सिंबॉलिकली।
तो यहाँ अनीस चंग बता रही हैं कि भाई ये जो जगह है सीमापुरी, ये दिल्ली के तो आउटर में है, लेकिन येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। लेकिन सिंबॉलिकली देखा जाए तो ये दिल्ली में है, लेकिन मतलब दिल्ली से बिल्कुल एक अलग ही जगह है ये। एक्चुअली ये जगह क्या है सीमापुरी, यहाँ पर आपने वो गार्बेज डंप सुना होगा कि भाई पूरे जो है सिटी में एक एरिया ऐसा बनाया जाता है जहाँ पूरे शहर का कूड़ा जो है लाकर भर दिया जाता है ना। उसको ओपन डंपिंग और ये सब कहा जाता है, वेस्टलैंड कहा जाता है उसको। तो सीमापुरी जो है वो भी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि पूरी की पूरी दिल्ली का जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, उसको वहाँ पर जाकर फेंका जाता है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। अब अनीस चंग बता रही हैं कि यहाँ पर सीमापुरी में कौन रहते हैं? स्क्वाटर्स रहते हैं। स्क्वाटर्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्यूपाइज एन अनइनहैबिटेड बिल्डिंग और अनयूज्ड लैंड। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऐसा पर्सन जो कि किसी की प्रॉपर्टी को मतलब अनलॉफुली उसको हड़प लेता है ना, वहाँ पर रहने लग जाता है। वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ओनर नहीं है वो उसका, लेकिन वो उसको हड़प के जो है उस प्रॉपर्टी पे रहने लग जाता है, उनको स्क्वाटर्स कहते हैं। तो अनीस चंग बता रही हैं कि भाई दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स। यहाँ पर सीमापुरी में जितने भी लोग हैं वो सारे स्क्वाटर्स हैं जो हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। कब? 1971 में। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी जो है तब क्या था? एक वाइल्डरनेस था। वाइल्डरनेस क्या होता है? वेस्ट लैंड। ठीक है। तो सीमापुरी जैसे कि मैंने बताया एक एक डंपिंग जो है वो एरिया है दिल्ली के बाहर आउटर एरिया में। तो सीमापुरी जो था वो क्या था? एक वेस्टलैंड था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। तो यहाँ पे अनीस जंग कह रही हैं कि वो अभी भी वेस्टलैंड ही है सीमापुरी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। वहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, लोग वहाँ पर आकर रहते हैं। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rack pickers। अब यहाँ पे अनीस जंग उस जगह की जो है हमें कंडीशन बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि भाई ये जो वहाँ पे जो लोगों की जो झोपड़ियाँ हैं वो मड की बनी हुई हैं, उनकी जो छतें हैं वो टिन और टारपोलिन की बनी है। टारपोलिन एक वाटर प्रूफ क्लोथ होता है जो झोपड़ियों के ऊपर एक काले से रंग का जो एक त्रिपाल कहते हैं जिसको, है ना, जिसको ढका जाता है। तो इनके जो घर हैं लोगों के वो मड के बने हुए हैं, टीन की छतें हैं, टारपोलिन उन पर उन्होंने जो है डाला हुआ है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ पर कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, और यहाँ पे 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो ये रैक पिकर्स हैं, जो ये बांग्लादेशी जो लोग हैं, वो यहाँ पर पिछले 30 सालों से रह रहे हैं और इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। इनके पास कोई आधार कार्ड या कोई पैन कार्ड, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे रह रहे हैं, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। अब देखिए यहाँ पर जो बांग्लादेश से लोग आए हैं उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास राशन कार्ड है, जिससे कि उनको क्या मिल जाता है? उनको ग्रेन्स मिल जाते हैं, है ना। ये जो शॉप्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की दुकानें होती हैं, जो सरकारी वो जो देते हैं ग्रेन्स वगैरह, अनाज देते हैं लोगों को। तो इन बांग्लादेशीज़ को जो है राशन कार्ड के थ्रू इनको क्या मिल जाता है? ग्रेन मिल जाता है। और इनका जो नाम है, दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। और इनका नाम वो लोग किस में लिख देते हैं? राशन कार्ड के थ्रू किस में आ जाता है इनका नाम? वोटर्स लिस्ट में आ जाता है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है? जो वहाँ पे जो भी उस वक्त जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इनको जानबूझकर इनको जो है इनको राशन कार्ड बना के देते हैं, ताकि बदले में ये लोग इन्हीं को वोट करेंगे। ठीक है ना। तो बदले में इन्हीं को वोट मिलेगा, इसीलिए जो है इनको
इलीगल जो है डॉक्यूमेंट्स इनको बनाकर दिए जाते हैं. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. अब इन लोगों के लिए फूड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी तो कोई इम्पॉर्टेंट है नहीं सर्वाइवल के लिए. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris. Tattered का मीनिंग होता है torn, यानी कि फटी हुई. तो कुछ ग्रुप था विमेन का जिन लोगों ने टॉन साड़ीज पहनी हुई थी. तो जब अनीस जंग ने उससे उनसे पूछा कि भाई वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, अनीस जंग ने पूछा कि भाई आप अपना इतना सुंदर जो आपकी जगह है, इतना ढाका जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, तो आप उसको छोड़कर क्यों आए हैं. तो उन लेडीज़ ने, उन विमेन ने जिन्होंने टॉन साड़ीज पहनी हुई थी, उन्होंने क्या जवाब दिया कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर एंड ऑफ द डे हम अपनी फैमिलीज़ को फीड करा सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, और वो जब सोने जाएं तो उनके पेट में दर्द ना हो. पेट में दर्द का यहाँ पे मीनिंग है कि उनको भूख की वजह से उनके पेट दर्द ना हो. वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन. तो वो विमेन क्या कह रही हैं कि हम लोग यहाँ रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे दैन इन द फील्ड्स जो जहाँ पर हमें ग्रेन नहीं मिलते हैं. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Transit का मतलब होता है temporary. तो अनीस जंग बता रही हैं कि जहाँ भी इन लोगों को खाना मिलता है, ये लोग अपने जो हैं टेम्परेरी जो घर हैं, है ना, वो बना लेते हैं. आपने देखा होगा कि ये जैसे बंजारे होते हैं, नोमैड्स होते हैं, तो ये लोग जो है जहाँ पर भी इनको फूड वगैरह प्रोवाइड होता है तो वहीं पर ये लोग जो हैं रहना शुरू कर देते हैं. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. इनके बच्चे जो हैं उन्हीं टेंट्स में जो हैं बड़े होते हैं और इनके साथ ही वो लोग भी सर्वाइव करते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. और सीमापुरी में सर्वाइवल का क्या मतलब है? रैक पिकिंग. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट. अब यहाँ पे अनीस जंग कह रही हैं कि इतने सालों से ये लोग रैक पिकिंग कर रहे हैं, इनके लिए अब एक ये फाइन आर्ट बन गया है. मतलब ये बहुत ही आसानी से उसमें क्या इनके लिए मीनिंगफुल है, मतलब को क्या इनके लिए जो है चीज़ यूज़फुल है, ये उसको ईजिली पिक कर लेते हैं. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड. इन लोगों के लिए गार्बेज क्या है? गोल्ड है. इट इज़ देयर डेली ब्रेड. इनका डेली ब्रेड है ये. अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. अब यहाँ अनीस जंग कह रही हैं कि ये जो काम है रैक पिकिंग, ये इनके लिए डेली ब्रेड है. और इनके सिर पर क्या है? छत है. चाहे भले ही वो छत जो है वो लीकिंग हो, लेकिन हाँ, ये जो रैक पिकिंग है, जो ये गार्बेज, जो ये रैक पिकिंग का जो काम है ना, ये बच्चों के लिए कुछ और ही मायने रखता है, मतलब कुछ और है. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. तो साहिब जो है बड़े मतलब खुश होकर जो है, लाइटिंग अप मतलब बहुत हैप्पी होके, शोइंग जॉय ऑफ हैप्पीनेस, वो एक बात कहता है, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट. तो मुझे कभी कभी जो है गार्बेज डंप में से 1 रुपया या कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग. और जब आपको इतने मतलब कूड़े के ढेर में से आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है ना, तो आपके अंदर और इच्छा होती है कि मैं और ढंग से जो है सर्च करूं. फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. तो ऐसा लगता है कि आपको जो है ना और होप है कि आपको कुछ और भी जो है इसमें मिल जाएगा. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मेंट टू देयर पेरेंट्स. अब यहाँ अनीस जंग कह रही हैं कि भाई बच्चों के लिए जो है ना गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट. उनके लिए जो गार्बेज है, जो रैक पिकिंग है, उनके लिए इसके अलग मायने हैं फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. और इनके पेरेंट्स के लिए उसका अलग मीनिंग है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर. बच्चों के लिए क्या है? गार्बेज जो है इट इज़ अ वंडर. भाई ये लोग जो हैं जब उसमें ढूंढते हैं तो इनको ये अपने मतलब की चीज़ें देखते हैं, जैसे शूज़ देख लिया, है ना. मतलब ये बच्चे जो हैं उसको उसमें से वंडर, मतलब वो इट इज़ रैप्ड इन वंडर. इनके लिए रैक पिकिंग क्या है? एक तरीके का वंडर है.
फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि एल्डर्स के लिए क्या है, गार्बेज डंप जो है इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइव करना, मतलब इनकी फैमिली को इनको पालना, ठीक है ना। तो इनके लिए ये एक डेली ब्रेड है। तो बच्चों के लिए तो ये जो है इट इज़ लाइक फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स, और पेरेंट्स के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch is standing behind the fence. अब एक दिन अनीस जंग बता रही हैं कि एक दिन विंटर मॉर्निंग में मैंने देखा साहिब जो है वो हमारे नेबरहुड में एक क्लब था, तो वहाँ पर जो है बाहर ही फेंस के पास खड़ा हुआ था, और वो दो यंग मैन को अंदर जो है देख रहा था जिन्होंने वाइट ड्रेस पहना हुआ था, और वो यंग मैन टेनिस खेल रहे थे। और इसने हम्स मतलब धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर ही, तो साहिब ने जो है मतलब बहुत धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर ही कहा, आई लाइक द गेम, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो वो जो है अभी तो खैर बिहाइंड द फेंस ही है और ही इज़ कंटेंट, ही इज़ सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बात को बोलता है कि आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम अच्छा लगता है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, और वो ये बात भी कहता है कि जब कोई नहीं होता ना अंदर तो मैं यहाँ अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर जो है मुझे झूले वूले जो है वो सब झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। अब साहिब जो है उसने क्या पहना हुआ है, उसने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, थोड़ा अजीब लग रहे हैं। उसका जो मतलब डिसकलर उसकी शर्ट और जो शॉर्ट्स उसने पहने हैं उसके साथ उसके शूज़ जो है वो बहुत ही अजीब लग रहे हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. तो तभी उसने जो है ऑथर को बताया कि ये शूज़ ना मुझे किसी ने दिए थे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy. हालांकि फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि ये एक रिच बॉय के फेंके हुए शूज़ हैं। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. हो सकता है मे बी कि उसने उन शूज़ को पहनने से मना कर दिया हो क्योंकि उनमें होल है। Does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. तो उस बच्चे के लिए, वो जो रिच बॉय है उसके लिए तो भाई उसने वो शूज़ इसलिए डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि उसमें होल है, लेकिन साहिब के लिए हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है नंगे पैरी चला है, उसके लिए तो शूज़ क्या है, इट्स अ ड्रीम विच हैज़ कम ट्रू। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच। लेकिन वो जो गेम देख रहा है, वो जो टेनिस का गेम देख रहा है बाहर फेंस पे खड़े होकर, वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। अब यहाँ पे अनीस जंग बता रही है कि आज सुबह मैंने साहिब को देखा, वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, एक कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो साहिब ने एक शॉप की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि अब मैं इस टी स्टॉल में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ इन ऑल माई मील्स, मुझे जो है महीने के 800 रुपये मिलते हैं और मुझे यहाँ से खाना भी मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो यहाँ अनीस ने पूछा, अनीस जंग ने क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब ये अनीस जंग बता रही हैं कि मैंने उसके चेहरे को ऑब्ज़र्व किया, उसके फेस पे मुझे जो उसका एक केयर फ्री लुक था, उसका एक बेफिक्री वाला जो उसका एक लुक था ना, वो अब नहीं था। ही हैज़ लॉस्ट दैट फेस। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ये जो स्टील कैनिस्टर है ये काफ़ी भारी था उस प्लास्टिक बैग से जो वो अपने कंधे पर कितना लाइटली उसको कैरी कर लेता था। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। अब यहाँ पर देखो वो इन दोनों कामों को कंपेयर कर रही हैं अनीस जंग। तो वो कह रही हैं, ऑथर कह रही हैं कि भाई ये जो बैग था ये उसका खुद का था, यानी कि वो खुद का मालिक था, वो उसका खुद का काम था। लेकिन ये जो कैनिस्टर है, ये जो कंटेनर है, ये उस टी शॉप के ओनर का है, ये इसका नहीं है, ये उस ओनर का है जिसके यहाँ ये काम करता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो साहिब जो है वो अब अपना खुद का मालिक नहीं है। ओके, तो आई होप ये चैप्टर जो है आपको
क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।